हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। आज हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो 12/1/2023 को ये पेपर हुआ था। सीटेट का जो पेपर होता है कब कितने घंटों के लिए होता था, तो 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे सीडीपी के क्वेश्चन को, जो सीडीपी के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। सीडीपी के 30 क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इसके अलावा भी जिस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का पेपर अपलोड कर दूँगी। और रह गई बात चैनल को सब्सक्राइब करने की, शेयर करने के अपने दोस्तों के पास, तो वो तो जरूर करिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जब बच्चे परिवार में अपनी स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने खुद का एक आइडेंटिटी मतलब एक पहचान का निर्माण करते हैं। तो देखिए हम लोग को क्या ऑप्शन क्या दिया है, तो ऑप्शन ए दिया है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी दिया मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन सी दिया उत्तर बाल्यावस्था और ऑप्शन डी दिया किशोरावस्था। तो जब बच्चे किशोरावस्था में जाते हैं तो अपने एक पहचान का निर्माण करते हैं, अब परिवार में क्या अपनी स्वायत्तता स्थापित करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कथन क्या दिया है, कथन दिया है आपका शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। तो बिल्कुल ही जरूरी है, विशिष्ट उम्र को देखने के बजाय विकास की सीमा क्षेत्र को देखना चाहिए। तो इस तरह से कथन क्या हो गया, सही हो गया। अब देखेंगे उसके लिए तर्क क्या दिया है। तो तर्क दिया है बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तर्क भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बच्चों का विकास होता है, घर में 4-5 बच्चे 10 बच्चे अगर 2 ही बच्चे हों तो दोनों का विकास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो विकास क्या होता है, इंडिविजुअल रूप से होता है। तो ये तर्क सही है। तर्क किसके लिए सही है, कथन ए के लिए सही है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो हमें क्या बताना है कि इसमें से विकास का सिद्धांत कौन नहीं है। तो देखिए विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया। कभी भी आप लोग ये नहीं देखेंगे कि आज बच्चा 2 साल का अचानक खूब बड़ा हो गया अगले दिन। तो विकास एक क्रमानुसार ही होता है। फिर ऑप्शन बी देखेंगे, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। तो ये भी सही है। ऑप्शन बी जो दिया है, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, नहीं सॉरी, विकास की एक विशिष्ट दिशा होती है, इसलिए ऑप्शन बी क्या है, गलत है। विकास से रिलेटेड इसका सिद्धांत नहीं है। तो फिर जो सी दिया है, कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, सी भी सही है। और ऑप्शन डी दिया है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण पर्यावरण कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। तो जो विकास होता है हमारा, वो आनुवंशिकता और पर्यावरण, जो आसपास बच्चों को पर्यावरण मुहैया करवाया जाता है, उसकी अंतःक्रिया का क्या है, परिणाम है। तो इस तरह से ऑप्शन डी भी सही है। इस तरह से जो बी दिया था, ये विकास का कोई विशिष्ट दिशा नहीं है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मानव विकास को सिद्धांत के रूप में परिभाषित इसे नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभर कर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। तो ऐसा कौन सा, जीन पियाजे ने 4 चरण दिए थे, कौन कौन से, तो एसपीसीएफ 4 चरण थे। इन चारों चरण में से किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमा से उभर कर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। तो ऑप्शन ए दिया संवेदी चालक अवस्था, कौन सा है, संवेदी चालक अवस्था। ऑप्शन बी दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी दिया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी दिया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो तार्किक चिंतन किस में होता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवेदी चालक अवस्था कब से कब तक रहता है, संवेदी चालक अवस्था 0 से 2 वर्ष के लिए होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने, 2 से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होता है, 2 से 7 वर्ष के लिए रहता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त 11 से 15 वर्ष तक के लिए होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसकी अवस्थाओं का एज, और उसके अनुसार खुद को वहाँ रख करके सोचिए कि जब किस एज में आएंगे तो किस तरह का सोच रखेंगे। तो जब बच्चे क्या होते हैं 7 से 11 वर्ष का, जब उनका एज आता है 7 से 11 वर्ष में क्या करने लगते हैं, तार्किक चिंतन करने लगते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस कथन को ध्यान से देखिएगा।
कथन दिया है, 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास में एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया। तो 5 साल का रमेश क्या तर्क करता है, एक चौड़े गिलास से, एक चौड़ा सा गिलास है, वो क्या किया गया, चौड़े गिलास के पानी को क्या किया गया, एक लंबे गिलास के पानी में डाल दिया गया और क्या हो गया, पानी का मात्रा क्या हो गया, अधिक हो गया। तो अब फिर इसके लिए तर्क क्या दिया है, इसका तर्क दिया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते। तो क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर सकते? बिल्कुल गलत है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से समस्याओं को हल करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, आर जो है गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इस तरह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं बता दूं कि जो आयोग है इसमें ऑप्शन ए जो था इसका करेक्ट आंसर माना था, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, ए गलत आंसर है। इस तरह से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिन्यास के चरण की क्या विशेषता। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिन्यास के चरण की क्या विशेषता, इसमें क्या होता है, कोहलबर्ग ने क्या किया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, याद रखिएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलबर्ग ने दिया था। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, तो ऑप्शन ए दिया, व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। ऑप्शन बी दिया, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। ऑप्शन सी दिया, दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना। और ऑप्शन डी दिया, अमूर्त सिद्धांत जो भी मानवता के लिए मान्य है। तो देखिए कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिन्यास चरण की विशेषता है व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। इस तरह से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, लेव वाइगोस्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं क्या कहलाती है। तो लेव वाइगोस्की कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें जो दो भागीदार हैं जो एक ही कार्य को अलग अलग समझ से शुरू करते हैं लेकिन बाद में एक साझी समझ पर पहुंच जाते हैं, वो क्या कहलाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए दिया, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन बी दिया, अंतःविषयकता। ऑप्शन सी दिया, अनुकूलन। और ऑप्शन डी दिया, खोज विधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की के अनुसार अंतःविषयकता, इंटर सब्जेक्टिविटी। इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा। तो हमें बताना लेव वाइगोस्की ने क्या सिद्धांत दिया था, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कितने दिया था, तो लेव वाइगोस्की ने दिया था। तो इनके लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा के बारे में उन्होंने क्या कहा था, तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो लेव वाइगोस्की ने कहा था कि जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही, भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन बी है, बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है। तो ये तो गलत है, बच्चों की भाषा जो है बच्चों की संज्ञानात्मक विकास क्षमता में बाधा नहीं डालती है। ऑप्शन सी दिया है, बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावकारी है। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है कि भाषा की बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं है। तो ये भी गलत है, भाषा की बच्चों के विकास में बहुत बड़ी भूमिका। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों के जरूरतों के अनुकूल अपनाता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया व्यवहारवादी। ऑप्शन सी दिया शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षक केंद्रित तो नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी दिया है प्रगतिशील। और ऑप्शन डी दिया परीक्षा केंद्रित। परीक्षा केंद्रित भी नहीं हो सकता। अब रह गया आपका व्यवहारवादी और प्रगतिशील। तो देखिए सबसे अनुकूल कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इसमें अच्छा कौन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना चाहिए सीडीपी में। सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रगतिशील। प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन के तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुकूल अपनाता, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका कथन से रिलेटेड है।
तो प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है। बिल्कुल सही। अगर किसी बच्चे की पहचान करनी है, प्रतिभाशाली बच्चे की अगर आपको पहचान करना है, केवल एक बुद्धि परीक्षण एकमात्र पैमाना नहीं है, बल्कि जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है उसमें विभिन्न विभिन्न शक्तियाँ उसकी विशेषताओं को वो सामने लाता है, दिखाई देता है। तो इस तरह से आप उसकी क्या कर सकते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर सकते हैं। इसलिए कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर इसका तर्क क्या दिया है, हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों व्यक्तियों और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही है। जो प्रतिभाशाली बच्चा रहता है वो विभिन्न शक्ति, व्यक्तित्व और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। तो ये जो कथन के लिए तर्क दिया क्या है, बिल्कुल सही है। इसलिए ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और ऑप्शन ए इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार ये किसका उदाहरण है तथा शिक्षकों में क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में बताना है आपको। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है, निजी वाक और हतोत्साहित करना चाहिए। तो हतोत्साहित, पहले तो आप लोग ऑप्शन को देखिए छाट दीजिए, जिसमें भी निगेटिव चीज़ें दी हैं उसको हटा दीजिए। हतोत्साहित क्या है, निगेटिव टैग वर्ड, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी दिया है आपका, निजी वाक और बढ़ावा देना, ये तो सही है, पॉजिटिव है। आत्म केंद्रित और भाषा के हतोत्साहित करना, तो ए भी क्या हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी दिया है, आत्म केंद्रित भाषा को बढ़ावा देना, तो इस तरह से डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आत्म केंद्रित नहीं होता है। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह निजी वाक का उदाहरण है। किसका है, तो क्या है, छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं, किसका उदाहरण, निजी वाक से। खुद से बात करना किसका उदाहरण, निजी वाक, मतलब प्राइवेट स्पीच करते हैं। और लेव वाइगोस्की के अनुसार इसे क्या करना चाहिए, तो हतोत्साहित तो कर नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन बी में चले जाइए, निजी वाक दिया, निजी वाक का उदाहरण है। और फिर तथा शिक्षकों को इसे क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, गुलाबी रंग लड़कियों व नीले रंग लड़कों से जोड़कर देखना। तो देखिए गुलाबी रंग लोग कहते हैं लड़कियों को पिंक कलर बहुत पसंद है, लड़कों को नीला रंग लड़कों को बहुत पसंद है। तो इस किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन सी दिया, जेंडर समता। तो जेंडर समता का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी दिया, जेंडर समानता, इसका भी उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी दिया, जेंडर रूढ़िवादिता, और ऑप्शन डी दिया, जेंडर सशक्ता। तो देखिए इसमें किसका रूढ़िवादिता का एक तरह से उल्लेख मिल रहा है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि केवल गुलाबी रंग केवल लड़कियों को ही पसंद होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लड़कों को गुलाबी रंग भी पसंद होती है और बहुत से लड़कियों को ब्लू कलर भी पसंद रहता है। तो इसका किसमें क्या दर्शाया गया, तो जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाया गया, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे कथन को। तो कथन क्या दिया है, शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमता दर्शा पाए। तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए, कक्षा में एक ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाए जिसमें वो क्या कर सके, अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमताएं दर्शा पाए। बिल्कुल सही है, कथन तो सही है। फिर इसका देखिए तर्क क्या दिया है, तर्क दिया है, शिक्षकों की बच्चों की क्षमताओं के बारे में मान्यताएं बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती है। बिल्कुल सही, इसका कथन भी बिल्कुल सही दिया है। देखिए ये दोनों कथन दे दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तर्क यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है, तर्क यहाँ पर रहेगा, रीजन, ओके। इसलिए जो तर्क दिया है क्या है, कथन के लिए बिल्कुल सही है। इस तरह से क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया, निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका बताना है। तो सतत और समग्र मूल्यांकन लागू करने का प्रभावी तरीका बताना है। तो सतत और जो समग्र मूल्यांकन होता है, इसमें क्या होता है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उसका निरंतर आकलन किया जाता है, ठीक है, उसकी आवश्यकता अनुसार उसको सहायता प्रदान की जाती है। तो सतत और समग्र मूल्यांकन आप लोग समझ गए होंगे। तो अब ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए दिया है, विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना, बिल्कुल सही। सतत और समग्र मूल्यांकन में बच्चों का ध्यान रखते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है, उनकी कमियों को ध्यान रखें उनके सर्वांगीण विकास करने के लिए। ऑप्शन बी कह दिया है, साल के शुरू व अंत में मूल्यांकन करना, नहीं ये तो गलत है, साल के शुरू और अंत में इसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। फिर सी दिया, सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर करना, तो ए भी गलत है, सी भी गलत है। और ऑप्शन डी दिया, मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, ऑप्शन डी भी गलत है। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे प्रभावी तरीका विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन दिया एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो हमें क्या बताना है, एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है, विद्यालयी पाठचर्या और वन अन्य गतिविधियों में लड़कियों व अन्य वंचित समूह के बच्चों को सहभागिता को प्रतिबंधित करना। प्रतिबंधित मीन्स रोक लगाना। तो कभी भी आप क्या कर सकते हैं, प्रतिबंधित नहीं कर सकते किसी को। समावेशी कक्षा में तो प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के कक्षा के लिए सही कथन नहीं है। फिर बी क्या दिया है, समावेशन से अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा व रुकावट आती है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर बेहद प्रभाव पड़ता है। तो जो समावेशन होता है उससे कभी भी किसी भी स्टूडेंट के जो भी बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा में बाधा व रुकावट नहीं आती है और ना ही उनकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम लोग सी देखेंगे। सी में क्या है, समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में क्या होती है, भिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है। तो समावेशी शिक्षा में बच्चे अगर डिफरेंट डिफरेंट पृष्ठभूमि से आए हों, तो देखिए समावेशी शिक्षा में क्या किया जाता है, अलग अलग पृष्ठभूमि से मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह से बच्चे आते हैं किसी भी क्लास में, तो उन्हें क्या किया, उनकी क्षमताओं में विभिन्नता होती है। सभी बच्चे अलग अलग जगह से होते हैं, उनकी क्षमताओं में अलग अलग विभिन्नता देखने को मिलती है और उन्हें क्या किया जाता है, विद्यालय में संबोधित किया जाता है समावेशन के दौरान। तो ऑप्शन सी समावेशन शिक्षा से रिलेटेड सही, समावेशन कक्षा से। और ऑप्शन डी दिया है, समावेशन केवल विकलांगता से जूझते बच्चों से संबंधित होता है क्योंकि वे समावेशन से केवल वही लाभान्वित होता है। तो ऑप्शन डी गलत है, केवल वही लाभान्वित नहीं होते। तो लेकिन क्योंकि हर मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, उनका समावेशन कक्षा में समावेशन कराया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समावेशन कक्षा से रिलेटेड ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है। कोई एक शिक्षिका है जो वंचित समूह से बच्चे आ रहा है, तो उनका सफलतापूर्वक समायोजन किस प्रकार से उस क्लास में कर सकती है। तो उनके लिए अलग संकाय बनाकर, कभी भी आप लोग उनके लिए एक सेपरेट सेक्शन क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो सेपरेट सेक्शन जहाँ भी देखिएगा वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, गलत है। इस तरह से आप लोग उनका समायोजन नहीं करा सकते। ऑप्शन बी दिया, उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य करके, तो ऑप्शन बी भी गलत है। कुछ भी आप लोग उनको ट्यूशन लेने के लिए नहीं बोल सकते, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा करके, उपेक्षा कभी भी नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। कभी भी किसी के भी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा नहीं करनी है। ऑप्शन डी दिया है, उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके व उनका आत्मविश्वास बढ़ा के, तो ऑप्शन डी सही है। जो भी स्टूडेंट अलग अलग जगह से वंचित समूह से अगर आ रहा है, तो उनके साथ कैसा व्यवहार रखेंगे, अपनेपन जैसा, अपने जैसा व्यवहार रखेंगे, एकदम प्यार से उनको रखेंगे, तो क्या होगा, उनका आत्मविश्वास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और टीचर को लगेगा कि वाह, बच्चों को लगता है कि वाह टीचर सर मुझे बहुत मानते, मैम मुझे बहुत प्यार करती हैं, कितना मुझे मानते, तो बच्चे और पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, उनका समावेशन क्या हो जाएगा, और अच्छे से उस क्लास में हो जाएगा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, निम्न में से कौन सा कक्षीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है। देखिए कोई कक्षीय प्रधान बताना है जिसमें क्या है, एक विद्यार्थी की जिसकी दृष्टि क्या है, बहुत कम है, उसके अनुसार उपयुक्त समायोजन क्या होगा। तो ऑप्शन ए, मतलब इसमें 3-4 पॉइंट दिए, तो इसमें बताना है आपको कौन कौन सा सही है। प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना, तो बिल्कुल सही है। अगर किसी बच्चे का दृष्टि कम है तो उसके क्या करना चाहिए, प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान कराना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट तो सही है। सेकेंड पॉइंट दिया है, ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्यान द्वारा परिशिष्ट करना, तो ब्लैक बोर्ड पर जब भी लिखना चाहिए तो उसे बोल के मौखिक व्याख्यान द्वारा क्या करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। तो इस तरह से सेकेंड पॉइंट भी क्या है, सही है। थर्ड पॉइंट दिया, बहुत सी दृश्यिक प्रस्तुतिकरण देना, तो बहुत सारे दृश्यिक प्रस्तुतिकरण देना, इसके क्या हो जाएगा, अगर वो दृष्टि बाधित है, ऑलरेडी क्या है उसको दृष्टि कम है, तो दृश्यिक प्रस्तुतिकरण उसे देने से उसको कोई मतलब नहीं, फायदा नहीं होगा, इसलिए थर्ड का जगह गलत हो जाएगा। फोर्थ दिया है, काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, अगर वो बच्चा दृष्टि से वंचित है तो आप उसे काम करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। तो फोर्थ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए आपका फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में। इस तरह से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। कोई शिक्षक है तो अपने बच्चों को क्रिएटिव थिंकिंग करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेगी। तो ऑप्शन ए दिया है, उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना। अगर बच्चा क्या है किसी भी समस्या के बारे में विभिन्न विभिन्न तरीकों से सोचेगा तो उससे क्या होगा, उसका जो क्रिएटिव थिंकिंग है क्या करेगा, ग्रो करेगा। इसलिए ऑप्शन बी देखिए, उन्हें उत्तर को रटने के लिए कहना, कभी भी उन्हें मेमोराइज करने के लिए नहीं करना। इससे क्या होगा, उनकी जो वृद्धि हो भी रही होगी उससे क्या हो जाएगी, क्रिएटिव थिंकिंग और रुक जाएगी, बाधित हो जाएगी। सी देखेंगे, प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछना, कभी भी रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। और डी दिया, बहुविकल्पी प्रश्न दिखा, तो इस तरह से डी भी गलत है, तो बी सी डी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए, किसी समस्या को हल करने के लिए अगर विभिन्न तरीके से सोचने के लिए कहेंगे तो क्या होगा, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग रचनात्मक रूप से सोचने के लिए क्या करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा। कोई एक समावेशी कक्षा है तो ऐसा कौन सा शिक्षा शास्त्र है जो विद्यार्थियों को सीखने में बाधक होगा, मतलब एक तरह से निगेटिव चीज़ आपको बतानी है समावेशी कक्षा के बारे में। तो ऑप्शन ए देखिए, सहयोगात्मक अधिगम कभी भी बाधा नहीं बन सकती, वो हेल्प करेगी। ऑप्शन बी दिया, परवाह व समानुभूति पर आधारित कक्षा संस्कृति, तो ये भी बाधा नहीं बनेगी। ऑप्शन सी, मानकीकृत निर्देश, मानकीकृत जो निर्देश है वो समावेशी कक्षा के लिए नहीं है तो क्या होगी, बाधा उत्पन्न करेगी। और ऑप्शन डी दिया, उचित समायोजन, उचित समायोजन भी समावेशी कक्षा का पार्ट है, तो इस तरह से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, प्रभावशाली शिक्षण कब होता है। तो देखिए, जब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा व खारिज कर दिया जाए। कभी भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा नहीं करना। इग्नोर वर्ड क्या है, नेगेटिव है, तो इग्नोर जहाँ पर आ जाए वहाँ पर क्या समझिए, वो क्या है, ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी दिया, जब संप्रत्यय को अमूर्त बनाकर वो असंदर्भित तरीके से पढ़ाया जाए, तो ये भी गलत हो जाए। कभी भी आप असंदर्भित करके नहीं कुछ पढ़ा सकते, अमूर्त रूप से नहीं पढ़ा सकते, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कि जब कक्षा का वातावरण भय और तनाव पर आधारित, तो भय और तनाव पर आधारित नहीं करना, इससे बच्चों का क्या होगा, प्रभावशाली शिक्षण कभी नहीं होगा। बच्चे भय और तनाव में रहेंगे तो उनका ध्यान उसी तरफ रहेगा, ना कि शिक्षा पर रहेगा। ऑप्शन डी दिया है, जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकार व संबोधित किया जाए। जब अगर किसी कोई चीज़ सिखाते हैं और बच्चों के संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकार व संबोधित अगर करेंगे तो उनका शिक्षण प्रभावशाली होगा, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब शिक्षक के डब्ल्यू एल नीति जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है। तो डब्ल्यू एल नीति में क्या किया जाता है, विद्यार्थियों को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है। वह क्या जानते हैं और जब जानना चाहते हैं तब उन्होंने विषय के अंत में क्या सीखा है, अपनाते हैं तब वह किन कौशलों का बढ़ावा दे रहा है। तो KWL की नीति में उन्हें किस चीज़ के लिए प्रेरित किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया, अब अभी अधिसंज्ञान। ऑप्शन बी दिया, याद करना प्रत्यय स्मरण। KWL में याद करना प्रत्यय स्मरण का बढ़ावा नहीं दिया जाता है, अनुकरण को भी नहीं और अनुबंधन को भी नहीं। तो इस तरह से किसको बढ़ावा दिया जाता है, अधिसंज्ञान को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिसंज्ञान कौशल को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है। तो इसमें से कौन सी पद्धति जो शिक्षक केंद्रित है। तो ऑप्शन ए दिया, सहयोगात्मक शिक्षा शिक्षक केंद्रित नहीं है, इसमें बच्चे खुद का एक दूसरे के सहयोग लेकर शिक्षा लेते हैं, तो ये तो पॉजिटिव है। ऑप्शन बी दिया, व्याख्यान विधि, व्याख्यान टीचर यूज करते हैं, टीचर क्या करते हैं, व्याख्या देके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो टीचर शिक्षक केंद्रित है। ऑप्शन सी दिया, अवधारणात्मक मानचित्र, तो ये भी शिक्षक केंद्रित नहीं है। और ऑप्शन डी दिया, प्रयोगों का संचालन। इस तरह से एक ऑप्शन बी जो व्याख्यान और क्या है, टीचर सेंटर्ड मेथड है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा डालता है। तो समस्या समाधान में बाधा कौन डालता है, इसका आंसर देंगे हम लोग। समस्या समाधान में शामिल चरणों के बारे में बोलकर सोचना, तो इसके ये बाधा नहीं डालेगा समस्या समाधान में, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया, सुलझाते हुए उदाहरणों पर चिंतन करना। तो अगर आप किसी सुलझाए हुए उदाहरण पर आप चिंतन कर रहे हैं तो ये क्या बाधा डालेगा समस्या समाधान में, ये कभी भी बाधा नहीं डालेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया, समस्या का प्रतिनिधित्व करने के एक तरीके पर अटक जाना। अगर आप किसी समस्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक ही तरीके पर अटक जा रहा है, कोई और तरीका नहीं सोच रहा है, केवल एक ही तरीके से कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, समस्या समाधान में बाधा डालेगा। ऑप्शन सी सही है।
फिर बी दिया साथियों के साथ विचार विमर्श और मंथन करना, चर्चा करना, तो ये भी समस्या समाधान में बाधा नहीं डालेगा। तो कभी भी समस्या समाधान करना चाहिए तो एक ही तरीके पर नहीं अटकना चाहिए, कई तरीके से सोचना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है? तो स्वयं को ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाएगी? तो ऑप्शन ए दिया अनुकूलन, ऑप्शन डी दिया अधिसंज्ञान, ऑप्शन सी दिया नियमन और ऑप्शन डी दिया अनुकरण। तो स्वयं को ज्ञाता के रूप में समझने वाली क्षमता अधिसंज्ञान कहलाती है, मेटा कॉग्निशन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, छात्रों में अपनी सोच में वैचारिक परिवर्तन करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए अगर छात्रों में अपनी सोच में वैचारिक परिवर्तन करने में सक्षम बनाना है? तो एक शिक्षक को देखिए ऑप्शन ए दिया व्याख्यान प्रणाली से स्पष्टीकरण करना चाहिए। तो व्याख्यान प्रणाली टीचर सेंटर्ड है, इसलिए ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया छात्रों के साथ चर्चा करना और उदाहरण और गैर उदाहरण पेश करने के लिए कहना। तो जब छात्रों के साथ आप चर्चा करेंगे, उदाहरण और गैर उदाहरण करेंगे, तो इससे क्या होगा, छात्रों के अपनी सोच में क्या होगा, वैचारिक परिवर्तन होगा। इससे शिक्षक क्या करेंगे, इसकी वैचारिक परिवर्तन करने में उन्हें सक्षम बनाएंगे। तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी देखिए क्या दिया, बच्चों को उनकी सोच बदलने के लिए पुरस्कार प्रदान करना। पुरस्कार आप नहीं प्रदान कर सकते, ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी दिया है बच्चों को खुद से सोचने के लिए हतोत्साहित करना। हतोत्साहित निगेटिव वर्ड है, तो और उन्हें सिर्फ शिक्षक की बात सुना और उसका पालन करने के लिए कहना। इस तरह से डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर उनके वैचारिक परिवर्तन करना है छात्रों में, उन्हें तो क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को छात्रों के साथ चर्चा करना पड़ेगा, उदाहरण और गैर उदाहरण पेश करना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 दिया, महारत उन्मुख शिक्षार्थी की विशेषता है कि उनमें विफलता का महारत उन्मुख क्या है, मास्टरी ओरिएंटेड। जो मास्टरी ओरिएंटेड विद्यार्थी रहते हैं वो किस पे ध्यान केंद्रित करते हैं, किसी भी कौशल को सीखने पे उनका फोकस बिंदु क्या रहेगा, सीखना, लर्निंग। ठीक है, इस तरह से महारत उन्मुख की क्या विशेषता है, उनमें विफलता का डर रहेगा अगर कुछ सीखना चाहेंगे तो। और फिर क्या दिया है, डर और क्षमता का दृष्टिकोण होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, देखिए जो महारत उन्मुख जो केवल कौशल पे, जैसे थ्री इडियट आप लोग मूवी देखे हैं, तो आमिर खान को कभी भी क्या उनकी विफलता का डर था? उसमें आमिर खान को बिल्कुल भी डर नहीं था। वो क्या सोचता था कि मतलब मुझे किसी तरह से कुछ सीखना है, किसी कौशल को बढ़ाना है, सीखने पे केंद्रित था। लेकिन उसका दोस्त जो राजू था, उसमें उसको क्या था, उसमें क्या था, फेल होने का डर था, इसलिए उस क्या था, उसको महारत उन्मुख विद्यार्थी नहीं था। तो महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की विशेषता क्या होती है, उन्हें विफलता का बहुत ही कम डर होता है। तो देखिए कम कम दो में दिया, ए और बी में दिया। और क्षमता का क्या होता है, दृष्टिकोण होता है। तो क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण नहीं हो सकता, इसलिए बी गलत हो जाएगा। और फिर दिया है देखिए, तब महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की विशेषता है कि उनमें विफलता का कम डर और क्षमता का वृद्धिशील दृष्टिकोण होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक शिक्षक विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। कोई शिक्षक है जो विद्यालय में क्या कर रहा है, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, जिसमें क्या है, भारत के विभिन्न त्यौहार और परंपराओं को क्या किया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। तो भारत के विभिन्न त्यौहार और परंपराओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। कार्यक्रम आयोजना के क्या उद्देश्य है, तो उस कार्यक्रम आयोजना के क्या उद्देश्य होंगे? तो ऑप्शन ए दिया सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना। हाँ, तो सहयोगात्मक अधिगम को सहयोगात्मक अधिगम को इसमें बढ़ावा मिल रहा है। जब कई कई अलग अलग जगह के लोग अपने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे और एक दूसरे का हेल्प करेंगे, तो उसमें सहयोगात्मक अधिगम को भी बढ़ावा मिल रहा है। फिर पॉइंट बी दिया विविधता का सम्मान। तो इसमें क्या किया जा रहा है, विविधता का भी सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि भारत के अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप के लोग आए, अलग अलग बच्चे आए, तो क्या किया जा रहा है, उनके डाइवर्सिटी का सम्मान किया जा रहा है। इस तरह से क्या हो जाएगा, पॉइंट बी भी इसका सही हो जाएगा। सी दिया सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो इसमें क्या सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, बिल्कुल। अगर बच्चा अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा है तो उसके अंदर जरूर क्रिएटिव थिंकिंग आएगी कि किस प्रकार से मैं अपने कल्चर को और अच्छे से प्रमोट करूँ, दूसरों से अच्छे से हो। तो इस तरह से उसकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है कि नहीं, तो ऑप्शन सी भी इसका सही है। ऑप्शन डी दिया रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना। तो रूढ़िवादिता को इसमें किसी भी
किसी भी विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम को ऊंचा नीचा नहीं दिखाया जा रहा, तो यहाँ पे रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। इस तरह से क्या हो जाएगा, ए बी और सी क्या है इसका सही है। तो देखिए ए बी सी किस में दिया है, 1 2 3, तो ऑप्शन डी नहीं सॉरी 1 2 3 देखिए, तो ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो कोई एक शिक्षक है तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, सहानुभूति। तो किसी भी शिक्षक में सहानुभूति की गुण होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा क्लास में बीमार पड़ जा रहा है और शिक्षक कितना भी गुस्सैल हो, कितना भी उसके अंदर दिखाता हो कि नहीं उस बच्चों को अच्छे से पढ़ाता हो, बच्चों के साथ टाइटली बिहेव करता हो, प्रोलाइट बिहेव करता हो, लेकिन अगर किसी बच्चे के हमेशा बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, सहानुभूति वाला व्यवहार रखना चाहिए। तो 1 क्या है सही है। सेकेंड दिया देखभाल, तो बच्चों का हमेशा एक शिक्षक को बच्चों की देखभाल करते रहना चाहिए। थर्ड दिया प्रामाणिकता, तो उनके अंदर प्रामाणिकता भी होनी चाहिए, जेन्युइननेस भी होनी चाहिए। और फोर्थ दिया असहिष्णुता भी होनी चाहिए। इस तरह से ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, असहिष्णुता तो नहीं लग रहा है, असहिष्णुता गलत हो जाएगा, असहिष्णुता नहीं सहिष्णुता रहनी चाहिए। तो इस तरह से कौन सा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, सी 1 2 और 3 इसका सही है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है सीडीपी का, देखिए 30 क्वेश्चन सीडीपी के पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख लेते तो हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका है। तो देखिए अगर बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरित करना है तो उसके लिए प्रभावी तरीका क्या होगा, मतलब कि उसको खुशी मिला है, जिस कार्य करके वह बच्चा क्या हो मोटिवेट हो, उसे खुशी मिला। तो देखिए क्या करना चाहिए, पुरस्कार उसे प्रदान करना चाहिए। पुरस्कार पाकर कभी भी आंतरिक रूप से खुश नहीं होगा, दंड देकर भी आंतरिक रूप से उसे खुशी नहीं मिलेगी। फिर सी दिया है, सी दिया है आपका, सीखने का एक ऐसा माहौल बनाए जो अपनेपन व स्वायत्तता की भावना को क्या करे बढ़ावा दे। बिल्कुल सही, सीखने का ऐसा माहौल है जो क्या करेगा, अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देगा। तो इससे क्या करना चाहिए, बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होगा। और ऑप्शन डी दिया है आपका, सूचना के पूर्ण अनुपालन और निष्क्रिय ग्रहण को प्रोत्साहित करना। निष्क्रिय चीजें जो होती है क्या निगेटिव है, निष्क्रिय वर्ड जहां भी आ जाए, तो इसलिए ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत है। इस तरह से ए सही या ए गलत है, बी गलत है और सी बस इसका सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहे सीडीपी के 30 क्वेश्चन। अब इसके आगे वाले वीडियो में आपको मिलेंगे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन। मैथ के क्वेश्चन 15 रहेंगे, फिर मैथ के पेडागोजी वाले क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद मैथ पेडागोजी क्वेश्चन होने के बाद साइंस के, और साइंस के पेडागोजी क्वेश्चन आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में।